और अब इंडिया चाहता है में आज एक और खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उमा भारती जी। बहुत दिनों से उमा जी का मैं इंतज़ार कर रहा था इस शो में उनको होस्ट करने का, उनसे कुछ सवाल पूछने का, क्योंकि उमा भारती जी हमेशा बेबाक बात करने के लिए जाने जाती हैं, दिल की बात बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा भारती जी। मेरा पहला सवाल आपसे, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, राजनीति से आपका इतना लंबा जुड़ाव रहा है, आप क्यों नहीं दिखाई दे रही इन चुनावों में? मैं तो 28 सभाएं करके आई हूँ। हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ, सब जगह तो दौरा करके आई हूँ अभी 2-3 दिन पहले, और 2-3 दिन के बाद फिर जाऊँगी। सब जगह पर गई हूँ। मेरे लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एक समान है, क्योंकि मध्य प्रदेश मेरी जन्मभूमि रही है, तो अयोध्या के कारण उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि रही है। तो अयोध्या में चुनाव आने वाला है। अभी ब्रेक के पहले मैं शिवपाल यादव जी से बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा मंदिर का। आपकी क्या राय है, इस मुद्दे को कितना फायदा बीजेपी को मिल सकता है इन चुनावों में? राम जन्मभूमि में हम कभी फायदा नुकसान देखते नहीं हैं। 6 दिसंबर 52 की घटना के बाद हमारी सरकार नहीं बनी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद के जो चुनाव आए, हमने उसमें अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए इसको रखा, क्योंकि हमने राम मंदिर के निर्माण के साथ वोटों का घाटा होता है कि लाभ होता है, ये बात सोची ही नहीं। हमारे लिए राम मंदिर आस्था का विषय है, राम देश की आन बान और शान है। हम फायदे और नुकसान के साथ राम मंदिर के निर्माण को बिल्कुल नहीं जोड़ते। आप लोग उसका बेहतर आकलन कर पाएंगे, मीडिया ठीक से आकलन कर पाएगा। हम तो आस्था का विषय है हमारे लिए। नहीं, वो तो आप मीडिया तो आकलन कर ही रहा है अपने अपने तरीके से, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी करती रही। जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो आज तक कहते हैं कि जो जगह है रामलला की जन्मभूमि, वहां पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। कोर्ट का फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है अपने बयानों के जरिए, जो हमको समझ में आता है। इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जहां रामलला विराजमान है वहां मंदिर बनना चाहिए, तो उस समय पर पूरे देश ने एकात्म होकर के उस फैसले को स्वीकार किया है। इसलिए ओवैसी साहब देश के जनमत के विरोध में नहीं जा सकते, बल्कि उससे पूरी दुनिया में भारत की छवि बहुत अच्छी हुई। नहीं तो इसके पहले भारत को जाति और धर्म के नाम पर आसानी से लड़ाई कराई जा सकती है, इस देश में ऐसा माना जाता था। जिस तरह से एकात्मता के साथ राष्ट्र ने उस निर्णय को सुना, इसी प्रकार से जब श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास हुआ और प्रधानमंत्री जी ने जब उसमें भागीदारी की, तो पूरे देश ने पूरे सम्मान के साथ पूरा दृश्य देखा और प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना। उसके बाद ओबीसी जैसे लोगों की बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं क्या? भैया, मैं आपको एक बात बताऊं, सच्ची में मैं जब बोली थी ये बात दिसंबर 2018 में कि मैं 2019 का चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगी क्योंकि मुझे गंगा की पदयात्रा करनी है, लेकिन मैं 2024 का जरूर लड़ूंगी, उसी सांस में दूसरा सेंटेंस मैंने बोला था। लेकिन आप लोग सही में मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ। ये बात तो मैं उस समय भी बोली हूँ, मैं हर बार बोली हूँ, इसमें कोई नई बात है ही नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो क्यों नहीं लड़ूंगी मैं 24 का चुनाव? तो 24 का चुनाव था और हो गया, गंगा सागर पहुंच गई, हो गया, मेरा काम हो जन्मभूमि से, मध्य प्रदेश की किसी सीट से या उत्तर प्रदेश की किसी सीट से? भगवान की दया मेरे ऊपर इतनी है, लोगों की और भगवान की, कि मैं मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव लड़ी। मध्य प्रदेश में भी मेरे नेतृत्व में चुनाव हो गया और उत्तर प्रदेश में भी 2017 में जो 4 चेहरे दिखाए गए उसमें से एक मैं थी। लोकसभा भी दोनों जगह से लड़ी। तो मेरे मन में लड़ना ही ऐसा नहीं है, मैं ये कह रही हूँ मैं 24 का लड़ूंगी, लेकिन मैं बिना चुनाव लड़े भी काम करती हूँ। मुझे संगठन के दायित्व तो ज़्यादा पसंद है। मैं तो ये बात इसलिए कही कि अगर मान लो लड़ने की बात आएगी तो 24 के पहले थोड़ा ना होना है, इसलिए कहा मैंने, और ये बात मैंने निरंतर कही है, कोई नई बात नहीं कह रही हूँ मैं। नहीं तो कहाँ से लड़ेंगी दीदी, ये तो बताइए। ये आपने जवाब नहीं दिया, आप बच के निकलना चाह रही हैं। मध्य प्रदेश की कोई सीट या यूपी की कोई सीट? 24 का लोकसभा चुनाव। ना, मैं बिल्कुल बच के नहीं निकलना चाह रही हूँ। मैंने तो ये कहा कि मैं 2019 का नहीं लड़ूंगी, 24 का लड़ सकती हूँ। तो वो तय करेगी ना पार्टी, मुझे बता देगी। इसी इतने ही मामले में मैं पार्टी की अनुशासित सिपाही रहती हूँ।
बाकी मैं नहीं रहती हूँ, कई बार डिसिप्लिन तोड़ देती हूँ, इस मामले में मानती हूँ पार्टी की बात। कौन कौन सी बातें आप नहीं मानती हैं, कहाँ पे अनुशासन तोड़ती हैं आप? कई बार ऐसा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों की अनुशासित सिपाही हूँ, पब्लिक की, लोगों की, गरीब लोगों की, तो कई बार उसमें ऐसी बातें हो जाती हैं। तो लेकिन हमारी पार्टी के लोग उन बातों का भी बुरा नहीं मानते हैं, इतनी आज़ादी उन्होंने मुझे दी हुई है। जैसे मैं गंगा यात्रा के लिए निकल गई, जैसे 19 का चुनाव मैंने नहीं लड़ा, ये बात अच्छी नहीं लगी पार्टी के नेताओं को, उन्होंने मुझे कहा भी कि क्यों नहीं लड़ना है, नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा आप बता दो कितनी सीटों पर नुकसान होगा। वो सीटों की लिस्ट मुझे दे दी गई, मैंने कहा अच्छा ये सारी सीटें जीतेंगे। और मैंने वहाँ के उम्मीदवारों को फ़ोन किया कि भैया बता दो, मेरे नहीं लड़ने से अगल बगल की सीटों को नुकसान होना मैंने सुना, तो मैं सारी सीटें वो सब जीत गए। अभी मैं समय कम है ना हमारे आपके बीच में, मैं तो सीटें गिना सकती हूँ जो मुझे दे दी गई थी कि आप नहीं लड़ोगी तो ये इतनी सीटों में नुकसान हो जाना, हम सब जीत गए थे। तो मैं कई बार नहीं मानती हूँ, जैसे 19 में चुनाव लड़ने वाली बात नहीं मानी थी मैंने। जी उमा जी, अब ये अयोध्या के मामले को लेकर मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा कि इसमें हम फ़ायदा नफ़ा नुकसान नहीं देखते हैं, राम मंदिर के मामले को आस्था से जुड़ी हुई बात है, पर पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मंचों से, सियासी भाषणों में इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं होते तो मंदिर नहीं बनता। हमको कहा करते थे हमारे विरोधी की तारीख नहीं बताएंगे, देखिए मंदिर बन रहा है। ये फिर क्यों होता है, क्यों ऐसा दिखाया जाता है कि हम नहीं होते तो मंदिर नहीं बन रहा होता? एक तो आप लोग पूछते हैं तो जवाब देना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो कह नहीं पाएंगे क्या मंदिर क्या होता हमें नहीं मालूम, तो जवाब देना पड़ेगा। दूसरा क्या हुआ है कि जो हमारे जो विरोधी लोग हैं वो भी इतना ज़्यादा इस विषय पर बोलते हैं, तो हमें भी उस विषय पर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उत्तर देना पड़ता है। राम हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, राम देश की पहचान है। अयोध्या में राम राज्य था जो एक आदर्श राज्य की कल्पना मानी गई है, और हमारे लिए पूरी तरह से आस्था का विषय रहा है। हम इसके लिए मर जाने के लिए तैयार रहे हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसमें कोई नफ़ा नुकसान होता है कि नहीं। हाँ, लेकिन जवाब देना पड़ता है ना, आप ही पूछते हो। अब देखो, मैंने तो नहीं अयोध्या की चर्चा करी, आपने करी ना अयोध्या की चर्चा, तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा ना। फिर मैं थोड़ी ना कहूँगी अरे मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। नहीं, आप ये कह सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर बन रहा है, जो शिवपाल जी बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, लेकिन मंदिर को बनाते समय एक जो वातावरण चाहिए था पूरे देश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और देश के नागरिकों का, सुमित जी सच में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए जो एक डर था लोगों के मन में कि उस समय पर प्रतिक्रिया क्या होगी, इसलिए मैं बड़ी चकित हूँ कि मैं नाम नहीं लूँगी ना उस राज्य का ना उस घटना का, क्योंकि मैंने पॉलिटिशियन से अपील की है कि उस पर कमेंट मत करिए, और मीडिया से भी कहा इसको बढ़ाइए मत। एक हल्की इतनी हल्की घटना, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। लेकिन आप अयोध्या के बारे में सुना हुआ फैसला देखिए, कितनी एकात्मता के साथ में लोगों ने सुना था। तो ये तो माना जाए ना, इसको तो हम कहेंगे ना कि हमारी आस्था अडिग रही। अब जैसे चाचा कह रहे थे, मैं शिवपाल जी को सुन रही थी कि हम भी जाके मत्था टेक आएंगे, अखिलेश जी भी मत्था टेक आएंगे, प्रियंका जी भी मत्था टेक आएंगे, लेकिन हम में उनमें एक अंतर रहेगा। ये कुर्सी के लिए वहाँ जाते हैं, हम कुर्सी छोड़ने के बाद में भी वहाँ गए, हमारी कुर्सी चली गई तब भी हम गए। 6 दिसंबर की घटना के बाद सारे विधानसभा चुनाव हार गए थे, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, हिमाचल का, लेकिन हमने राम जन्मभूमि पर अपनी आस्था नहीं छोड़ी। हम कुर्सी और प्राण लगा करके भी मंदिर बनता हुआ देखना चाहते, वो तो कुर्सी के लालच में सब कर रहे हैं। इन्हें तो गोलियां चलाई हैं कार सेवकों के ऊपर। उमा जी, इस चुनावों में आपको क्या लग रहा है? आप कह रही हैं आप कई चुनावों में घूम के आई हैं, क्या लग रहा है नतीजे, यूपी में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत अमन चैन की जिंदगी जी है पूरे 5 साल। मैं उत्तर प्रदेश से ही सांसद थी, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17 में हमारी सरकार बनी। उन 3 साल में मैंने देखा, मैं इतनी परेशान थी एक सांसद की हैसियत से। समाजवादी पार्टी के लोग मकानों पे कब्जा कर रहे, दुकानों पे कब्जा कर रहे, खेती पे कब्जा कर रहे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला ही नहीं। डीएसपी जिंदा जला दिया, दरोगा को सरेआम पीट रहे। ऐसे लगता था जैसे लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसकी वजह से डेवलपमेंट की भी प्रक्रिया रुकी हुई थी। इन 5 सालों में लोगों ने 2 चीज़ों से मुक्ति पाई, एक तो अपराध से मुक्ति पाई और दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था दी है योगी आदित्यनाथ ने। और यही 2 कारण हैं जिसके कारण कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
पहले से भी। आप लोकसभा का चुनाव याद करिए 19 का, लोग कह रहे थे बहुमत नहीं आ पाएगा, हम पहले से भी ज्यादा सीटें लेकर के आ गए लोकसभा के चुनाव में, पर उमा मोदी जी के विकास कार्यों के कारण। यहाँ तो योगी और मोदी दोनों की जोड़ी ने काम किया है। उमा जी आप तो महिला हैं, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ 2 साल पहले, सबको वो घटना याद है, कैसे रातों रात उसको जला दिया गया घासलेट जाल डालकर, एक दलित लड़की को रेप होने के बाद। ऐसे ही आपके एक विधायक का नाम आया जिसको पार्टी को निकालना पड़ा, कुलदीप सिंह सेंगर को। तो ये कह देना कि अपराध मुक्त हो गया है, ये ज्यादा नहीं है? एक बहुत बड़ा अंतर आया जब कुलदीप सेंगर पर कार्रवाई हुई, तो क्या भाजपा का कोई नेता उनके पक्ष में बोला? क्या उनको बचाने के लिए किसी ने टेलीफोन किया? हाथरस के मामले में भी जब उन नौजवानों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने ये दुराचरण, आपको याद होगा मैं खुद बोली थी कि जाने दीजिए मीडिया को गाँव में, वहां पर जाने। और योगी जी ने मेरी बात मान के तुरंत सबको, मैंने कहा क्यों रोक रहे हैं आप लोगों को वहां जाने से? तो इसीलिए आप मुझे एक बात बताइए, गायत्री प्रजापति बलात्कार में दोषी साबित हो गए थे, तब भी अखिलेश उनके घर में जाते थे। राम वृक्ष यादव का कांड आपको याद होगा, जिसने कितने लोगों को जिंदा जला दिया, पुलिस अधिकारियों को भी मार डाला। सबके साथ समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ में उनके संबंध थे। हमारी किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का कोई फोन गया हो किसी अपराधी को बचाने के लिए या बलात्कारी को बचाने के लिए, कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमने तुरंत कार्रवाई की है उसके ऊपर। यही हमारा रिकॉर्ड है। उमा जी एक आपका बयान है कल का, मैं चाहता हूं कि आप सुने, फिर आपसे मैं सवाल पूछता हूं। आप ही का बयान। सरकार मैं बनाती हूँ, चलाता कोई और है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का जब शिलान्यास हुआ तो मैं बीजेपी से बाहर थी और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो कांग्रेस वालों ने मेरा नाम नहीं लिया उद्घाटन जब हुआ, और बीजेपी वालों ने भी मेरा नाम नहीं लिया। शिलान्यास में मेरी मौजूदगी देखिएगा। अब केंद्र भेदभाव का समय होगा, मैं सांसद भी नहीं हूँ, तो जो प्रोटोकॉल का जो प्रॉब्लम आएगा आप देखिएगा उसमें क्या होगा। इसलिए मैंने तय किया हुआ है कि मैं पहले ही कह दूंगी कि नहीं, मैं इसी में खुश हूँ कि हो गया। काम मैं करती हूँ, सरकार कोई और बनाता है, मैं सरकार बनाती हूँ, फिर सरकार कोई और चलाता है। ये आपकी लाइन है, ये कोई कसक है, कोई मन में? हाँ, ये मैंने कहा है ना उसको मैं डिनाई कैसे करूंगी? क्यों नहीं, कहा नहीं, आपने? नहीं, नहीं, किस आपने बात देखा की नहीं, मैं हंस कसक रही है? थी बोलते समय। आप ना कोई दर्द है, ना कोई कसक है, ना कोई टीस है, मैं तो हंस रही थी और मैं ये कह रही थी कि देखो ऐसे हालात बन जाते हैं। हमने 30 रिवर लिंक तैयार किए थे, उनमें से 4 सबसे पहले एकदम शुरुआती स्थिति में आ गए थे, जिसमें नंबर 1 पे आ गया था केन बेतवा। ये 2017 में ही आ गया था। मध्य प्रदेश के कुछ जल बंटवारे थे जो थोड़े से विवाद में थे उत्तर प्रदेश के साथ, वो चाहते थे वो सुलझ जाएं, फिर इसकी शुरुआत हो। अब मैं मंत्री नहीं हूँ, तो आप कहाँ, जिसमें टीस होगी, कस होगी, कोई वो हंसेगा क्यों? मैं तो हंसती हूँ इन बातों पे और आनंद लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस आग में जलते हैं लोग नुमाइश के लिए, हम उस आग में गुमनाम से जल जाते हैं। एक आखिरी सवाल दी उमा जी, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के तौर पर आपका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था, लौटना चाहेंगी उस जिम्मेदारी की तरफ? हाँ, शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई मामलों में तो मुझसे बेहतर साबित हुए। मेरे अंदर 0 टॉलरेंस है, उनके अंदर तो भयानक वाला टॉलरेंस है और इसलिए उनके धैर्य, उनका परिश्रम, उनका स्वभाव, मैं ये कह सकती हूँ कि कई मामलों में वो मुझसे बहुत बेहतर है। उत्तर प्रदेश में भी जो 4 लोगों का नेतृत्व दिखाया गया 2017 में, उसमें से एक मैं भी थी, लेकिन जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो याद है आपको, मेरे चेहरे पर खुशी फूटी पड़ रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मुझसे बेहतर हैं। तो इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है शिवराज जी से, कोई बात होती है हम उनको कह देते हैं। तो मेरे मन में अभी एक ही इच्छा है, वो ये है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो, और दूसरी ये है कि गौ पालन के बारे में हम एक स्वस्थ वातावरण बनाएं। गौशालाओं के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, गौ पालन के बारे में। गौ पालन से गौ बचेगी, गौशालाओं से गौ नहीं बचेगी। उसके लिए भी हम देश में एक स्वस्थ वातावरण बनाएं। अभी मेरा ध्यान 2024 के लोकसभा के पहले तक गौ, गंगा और शराबबंदी पे रहेगा। पर शराबबंदी पे आपकी सरकार आपकी बात मानेगी? आपको लगता है शिवराज भैया मानेंगे? अभी तो वो ये कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ के राजस्व की हानि होगी जी, और ये उनका कहना सही भी है कि राजस्व की हानि होगी। तो अब मैंने ये कहा हुआ था कि जब मैं गंगा सागर से आ जाऊंगी इसके बाद मैं बात करूंगी, क्योंकि हम कोई आंदोलन करें अपनी ही सरकार के खिलाफ, इसकी जगह पर हम बात करें और तर्क से इस बात को मनवावें तो वो ज़्यादा अच्छा है। गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, बिहार मध्य प्रदेश से ज़्यादा पिछड़ा राज्य है, वहाँ पर गरीबी के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। अगर वो राजस्व की भरपाई कर सके हैं,
और हमसे ज़्यादा आबादी है उनकी, तो हम भी राजस्व की भरपाई कर सकते हैं। इसी के बारे में मेरी बात होगी और बात होने के बाद में परिणाम निकलेगा। आप तो ABVP पे ही मैं ऐलान किए देती हूँ कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होके रहेगी। चलिए उमा जी, हमारी शुभकामनाएं आपके अगले मिशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ABP न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।